What's up everyone? Welcome back to the channel. First of all, happy Teach to everyone. So बच्चे चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. लास्ट हमने पार्टनरशिप फॉर्म किया था, ठीक है. अब वहीं से एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, दैट इज कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म. क्या एक माइनर जो कि अंडर एज पर्सन है वो पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? क्या लगता है आपको? यस और नो? It's no. Why so? बच्चे, minor cannot become a partner in a partnership firm, but he will be admitted to the benefits of existing partnership firm. क्या कहा मैंने कि माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता, ठीक है, बट उसे बेनिफिट्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग फर्म के, ठीक है. अब बच्चे मैंने कहा कि वो पार्टनर नहीं बन सकता, तो इन दैट केस वो ना ही मैनेजमेंट में पार्ट लेगा. ही कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. ही विल बी नॉट लाइबल टू आउटसाइडर्स. ही विल नॉट गेट शेयर इन केस ऑफ लॉसेस. अगर कोई लॉस होगा तो उसे कोई बियर नहीं करना, ठीक है. ही विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है. उसमें कोई कैपिटल में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वो, ठीक है. अभी मैंने बोला पर बेनिफिट्स मिलेंगे उसे, तो बेनिफिट कैसा बेनिफिट? यहाँ तो सारे मैंने मल्टी करके बना कर दिया कि ये भी नहीं करेगा वो भी नहीं करेगा. बेनिफिट मिलेगा. अभी मैंने बोला ही विल नॉट गेट शेयर इन केस ऑफ लॉस, बट अगर प्रॉफिट हो जाएगा देन ही विल गेट शेयर इन दैट. मतलब उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसे, ठीक है. तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट वाला बेनिफिट उसको मिल रहा है, राइट. अब बच्चे माइनर क्या हमेशा माइनर ही रहेगा? कभी तो वो अटेन करेगा एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है. व्हेन माइनर बिकम मैच्योर, ठीक है, व्हेन माइनर अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, ओके, देन ही हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस. उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. ध्यान से सुनना मेरी लाइंस को, इन्हीं लाइंस में से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है. मैंने कहा उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई अब वो मैच्योर हो गया है, उसे भाई पार्टनर बनना है या नहीं बनना, उसे अपने पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, ठीक है. अगर उसने नोटिस नहीं दिया स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो एक्टिव पार्टनर है, ठीक है. हम मान के चलेंगे कि भाई हाँ ये पार्टनर है क्योंकि इसने तो नोटिस दिया नहीं, मतलब ये चाहता है कंटिन्यू करना, ठीक है. तो अब वो एक्टिव पार्टनर बन गया. एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है कि भाई वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेगा, ठीक है. उसे लॉस भी बियर करने पड़ेंगे, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा और वो लाइबल होगा आउटसाइडर्स को भी. मतलब जो माइनर की एज में वो नहीं कर रहा था सब कुछ, अब वो जब एक्टिव पार्टनर बन गया देन ही हैज टू डू सो. इसलिए अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है. देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैंने डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में ही, पार्टनरशिप डीड. इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है 2-3 मार्क्स में, जनरली एग्जाम में देखा है इस पे भी क्वेश्चन. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है. डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि पार्टनर्स के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है. जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन करता है, जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेन करता है कि पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज है, ठीक है. तो ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड. अगर 1 मार्क्स में डेफिनेशन आती है देन यू विल से दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है. फिर इसके एग्जाम में कंटेंट्स भी पूछ ले जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर आएगा, क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं. तो सबसे पहले कंटेंट आता है नेम ऑफ फर्म. आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है पहले तो आप उसका नेम बताएंगे, ठीक है. फिर नेम ऑफ योर बिजनेस. अब वो फर्म कौन सा बिजनेस कैरी कर रही है. नेम ऑफ योर बिजनेस कैरिड आउट बाय पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. उस बिजनेस का नाम बताइए कि जो पार्टनरशिप फर्म कैरी कर रही है. सबसे पहले तो उस फर्म का नाम बताओ और फिर वो फर्म जो बिजनेस कैरी कर रही है किस चीज का बिजनेस है उसका नाम बताओ, ठीक है. देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस. परमानेंट
एड्रेस ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, कि उस बिजनेस का परमानेंट एड्रेस कहाँ है उसका हेड ऑफिस, आपको वो एड्रेस देना है। अब बिजनेस में क्या होगा, पार्टनर्स होंगे, ठीक है। देन नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। देन अब नेम के साथ साथ एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, परमानेंट एड्रेस हर पार्टनर का, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होएगी वो बताएंगे, वो लिखा होगा कितने रेशो में प्रॉफिट बटेगा सभी पार्टनर्स के बीच में। ओके, देन मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्विंग, इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में या कहीं पे भी, तो आपको कैसे उसको रिजोल्व करना है, किस क्या क्या मेथड फॉलो करने हैं, तो वो भी इसमें ही बताया जाएगा, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स, कितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स को, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनर्स, एक तो जो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को वो, और एक इंटरेस्ट जो पार्टनर्स पे करेंगे इन केस अगर वो विड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ करवाएंगे उनको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनर। These are some of the contents of partnership deed। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल इजी है। क्या क्या बोला देखो, पहले तो फर्म का ही नाम, फिर फर्म का नाम तो बिजनेस क्या कर रहे हैं उसका नाम, अब फर्म कहीं ना कहीं तो होगी उसका एड्रेस दे दो। फर्म में कौन कौन होगा, पार्टनर्स होंगे, तो पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद कितने में प्रॉफिट बटेगा उसकी रेशो बताओ, ठीक है। मेथड्स क्या क्या होंगे डिस्प्यूट के वो बता दिए, इंटरेस्ट के बारे में बता दिया। तो ये कुछ हमारे पास पार्टनरशिप डीड का कंटेंट हो गया। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भाई पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है कि नहीं, क्वेश्चन आ जाता है, इज इट कंपलसरी टू गेट पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड? नो, according to the act 1932 it is not compulsory for partnership firm to get itself registered। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पार्टनरशिप में आपका सिर्फ यही एक्ट चलेगा, एक्ट नंबर 1932, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे पार्टनर्स प्रेफर करते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना। वाई सो? मैंने बताया था बिकॉज इट हैज सम बेनिफिट्स, ठीक है, इट्स हैज सम एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अगर हमने रजिस्टर नहीं करवाया एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। वो किसी और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो, ठीक है। सिमिलरली अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी आउटसाइडर, कोई बाहर वाले कोई थर्ड पार्टी के खिलाफ भी वो केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। अगर कोई आपकी फर्म में पार्टनर ऐसा डिसऑनेस्ट निकला, कुछ भी हुआ, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप उसके अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये कुछ डीमेरिट्स होते हैं कि आप किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने का भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होएगा, तो कैसे करवाते हैं? स्टेप नंबर 1, आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे। यू विल अप्लाई एन एप्लीकेशन फॉर्म टू रजिस्ट्रार बाय पेइंग सम रजिस्ट्रेशन फीस। अब अप्लाई करें कुछ ना कुछ तो फीस होएगी ना उसकी, तो वो फीस पे करेंगे आप रजिस्ट्रार को, ठीक है। उसके साथ साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन भी देंगे,
like name of your business, name of your firm, its permanent address, its head office कहाँ पे है, place where its head office is located, okay, and number of partners वगैरह वगैरह, ये आप इंफॉर्मेशन देंगे. जनरली जो इसमें इंफॉर्मेशन थी पार्टनरशिप डीड में, वही सब इंफॉर्मेशन इसमें आएंगी. ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे. अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो वेरिफिकेशन करेगा ना पहले. ये थोड़ी ना कि जो आपने बताया लो जी भाई सर्टिफिकेट दे दिया रजिस्ट्रेशन का, नहीं, पहले वो आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सही भी है. ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो वो आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और आपकी फर्म हो जाएगी रजिस्टर्ड. ओके, नाउ बच्चे हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ये बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है. कैसे? ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बच्चे? इट मीन सिंपल टर्म से बोलूं, वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर सम कॉमन पर्पस. आप किसी दूसरों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक कॉमन पर्पस है, तुम सबका गोल क्या है? एक ही है. ठीक है, दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. अब इसकी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का. ठीक है, हु ज्वाइन टुगेदर for mutual help. It means ये फॉर्म ऐसी है जो सब आपस में लोग मिलते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए. ठीक है, फॉर म्यूचुअल हेल्प. इनका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता. ठीक है, मेन मोटिव क्या होता है? टू सर्व द अदर्स, टू हेल्प अदर्स. ठीक है, और इसमें मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 10. मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 10. इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स तो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी आ जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट थिंग, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है. इट्स कंपलसरी फॉर टू गेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड. ओके, अगेन क्या है? ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का जो ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, दूसरों को हेल्प करना होता है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम फीचर्स. सबसे पहला फीचर आता है वॉलेंटरी एसोसिएशन. मैंने डेफिनेशन की स्टार्ट ही इसी से करी थी, वॉलेंटरी एसोसिएशन. ये लो जी, डेफिनेशन से निकल के फीचर आ गया. Voluntary association means association of person who join together for mutual help. Mutual help means any person can come, any person can leave the cooperative organization according to their wish. ठीक है, means any farmer can join a agriculture society. Okay, any consumer can join a consumer society. Okay, मतलब वो अपनी विश के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, उसके अंदर एग्जिट ले सकता है, उससे बाहर जा सकता है. मतलब ये हम कहना चाहते हैं. ठीक है, मीन्स उसमें एंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है. उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी. ओके, वॉलेंटरी एसोसिएशन में आप ये बताएंगे, इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प. एनी पर्सन कैन कम, एनी पर्सन कैन लीव. ठीक है, देयर इज नोट सो रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट एंड एंट्री ऑन दिस organization, in this organization. Okay, then afterwards equal voting rights. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बेस है, ये वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट. ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस है ये? वन मैन वन वोट. एक आदमी को एक ही बार वोट करने का राइट है, एक ही वोट मिलेगा उसे. ये नहीं है कि अगर उसके 1000 शेयर्स है तो उसे ज्यादा वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे और किसी के कम शेयर्स है तो उसे कम वोटिंग राइट मिलेगा. नो. ठीक है, द पर्सन हु इज हैविंग 1000 शेयर्स एंड द पर्सन हु इज हैविंग 10 शेयर्स विल ऑल्सो गेट वन वोटिंग राइट. ओके, जिसके 1000 शेयर्स है उसे भी 1 वोटिंग राइट मिलेगा और जिसके 10 शेयर्स है उसे भी 1 वोटिंग राइट. मतलब कि इक्वालिटी, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वन मैन वन वोट. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स सर्विस मोटिव. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प के लिए ज्वाइन होता है. ठीक है, ओके,
सो हम इसमें यही बताएंगे, द मेन मोटिव, द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू हेल्प अदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। द प्रॉफिट इज सेकेंडरी मोटिव, यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो सही, बट प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मोटिव है, ओके। मेन मोटिव तो म्यूचुअल हेल्प का, कि लोगों की आपस में हेल्प करना। देन आफ्टरवर्ड्स सेपरेट लीगल एंटिटी, it is compulsory for cooperative organization to get itself registered, ठीक है, and after its registration it gets separate legal entity from its members, अपने members से इसकी क्या हो जाएगी, separate legal entity हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, that it can make any contract on his own name, can purchase, sell anything on its own name, ठीक है, कुछ भी डील करनी है अपने खुद के नाम पे करेगी, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं तो वो भी अपने नाम पे करेगी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है मेंबर से, ओके, रजिस्ट्रेशन के बाद। देन आफ्टरवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, इसमें क्या होता है बच्चे, जो प्रॉफिट होता है ना वो हम शेयर करते हैं सबके बीच में अकॉर्डिंग टू देयर डीलिंग्स। ये नहीं है कि अगर उसके शेयर कम है तो हम उसे कम प्रॉफिट देंगे, ना, हम प्रॉफिट शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डीलिंग्स। मतलब कि अगर मान लो उसके शेयर्स कम है लेकिन उसने परचेज ज्यादा करवा दी, ठीक है, फायदा करवाया, तो उसे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू देयर डीलिंग प्रॉफिट शेयर होता है, ठीक है। उसके बाद इनको डिविडेंड में मिलता है फिक्स रेट ऑन द गिवन कैपिटल, जितनी उनकी कैपिटल है उस पर फिक्स रेट का उन्हें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट भी बढ़ गया, डिविडेंड भी बढ़ गया, जो बचा हुआ अमाउंट, कुछ फिर भी पैसा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बोनस दे दिया, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस उनको बोनस वगैरह देते गए, तो बोनस वगैरह की फॉर्म में हम सरप्लस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज आवर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। इसमें आप पहले प्रॉफिट बताएंगे कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीलिंग्स, इट मींस द पर्सन हु हैज मेक मोर परचेजेस विल गेट मोर प्रॉफिट, ठीक है। डिविडेंड ऑन फिक्स्ड रेट ऑफ कैपिटल, इसका रेट फिक्स होगा, जितनी उनकी कैपिटल होगी उस पे मिलेगा, ठीक है। अब इनके बाद भी कुछ बच जाता है, दैट इज नॉट टू बी एज सरप्लस। सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ बोनस वगैरह वगैरह, ओके। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। Now let us understand some of the merits of cooperative organization. Okay, क्या क्या इसके merits हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है, easy to form। भाई इसमें होता क्या है, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, आ जाओ भाई, जुड़ जाओ और ज्वाइन कर लो, स्टार्ट कर लो बिजनेस, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन तो होता है, बट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, वेरी इजी है, ठीक है। देयर आर नॉट सो मच लीगल फॉर्मेलिटीज, तो इसमें आप यही बताएंगे इजी टू फॉर्म है। वाई सो, बिकॉज इसमें क्या है, मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, जिसका कॉमन इंटरेस्ट होगा आके जुड़ जाओ, ठीक है। और इसमें हम रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज देयर, बट इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी इजी, and there are not so many legal formalities, that's why we can say that easy to form. Then afterwards limited liability, इसमें जो members की liability क्या होती है, limited होती है, क्योंकि मैंने बोला था separate legal entity होती है, registration तो करवा लिया, लेकिन यहाँ पे members की liability क्या होगी, limited. It means कि in case of any losses traders cannot claim the personal property of the मेंबर्स। तो आप इसमें अनलिमिटेड लिमिटेड वाला पॉइंट जो हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं वही आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक अच्छी सी लाइन है जो हमने लास्ट में डिस्कस करी थी, दैट इज कॉन्टिन्यूटी में कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट बिजनेस विल कॉन्टिन्यू। इट मीन्स आप ये लाइन लिख ही देना, बहुत अच्छी लाइन है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ एनी डेथ ऑफ एनी मेंबर, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर, बिजनेस विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। कि अगर एक पर्सन की डेथ होगी, वो इंसॉल्वेंट निकला, ठीक है, तो वो बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू, ओके, बिकॉज व्हाई सो, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम मेंबर्स। डेमोक्रेटिक सेटअप, ये पॉइंट मैंने यहीं से निकाला है इक्वल वोटिंग राइट से, आप चाहे तो इक्वल वोटिंग राइट पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब भी यही है कि इक्वल वोटिंग राइट होता है, इसमें आप यही बताएंगे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑन द सिस्टम in the principle of democratic system, ठीक है। It means one man one vote, irrespective of their shares, all members will get one voting right, ठीक है। जितने भी शेयर्स वगैरह को कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता, सबको वन वोटिंग राइट मिलता है। ओपन मेंबरशिप होती है, मेंबर्स में कम,
ठीक है, एंड इजिली ज्वाइन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, देयर जेंडर, ठीक है, देयर कास्ट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है, जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इट्स फंक्शनिंग इज क्वाइट इकोनॉमिकल, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, बहुत इकोनॉमिकल होगी। कैसे कि भाई देखो बच्चे, इसमें जो क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं ना वो खुद सारी परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग और रॉ मटेरियल करनी है तो सब वो खुद जाके करेंगे। इट मींस कोई मिडल मैन नहीं होगा, उसको कोई चार्जेस नहीं करने पड़ेंगे। अब वो खुद जाके जहां पे एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल वहां से वो परचेज करके आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत लो कॉस्ट पे मिलेंगे, राइट, मिडल मैन का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, वाई सो, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, परचेज द रॉ मटेरियल ऑन इट्स ऑन, ठीक है, तो मिडल मैन नहीं हुआ, खर्चा बचा। देन आफ्टरवर्ड्स बैड डेट्स वाला पॉइंट, देखो क्या होता है बच्चे, ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये कैश में ट्रेडिंग करती है, ठीक है, ओके, तो इससे क्या होगा, देयर आर नो चांसेस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है, देयर आर नॉट एनी बैड डेट्स। देन उसके बाद ये कहीं ना कहीं सेव करती है एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस में भी, ठीक है, तो इन तीनों की वजह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है इसकी, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, कैश में ट्रेडिंग करती है तो बैड डेट्स नहीं होंगे, खुद जाके परचेज करते हैं रॉ मटेरियल को तो मिडिल मैन की कोई जरूरत नहीं है, वहां खर्चा बचा, ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस में भी ये बहुत पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स इकोनॉमिकल, ठीक है। देन स्टेट पैट्रोनेज, स्टेट पैट्रोनेज का मतलब क्या है, इसको गवर्नमेंट के थ्रू ना बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ओके, क्या कि भाई गवर्नमेंट कुछ कम रेट पे, कोई सब्सिडाइज रेट पे इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे, और इनको लोन भी चाहिए तो वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन प्रोवाइड करती है, तो हुआ ना स्टेट पैट्रोनेज। लास्ट इज social utility. Social utility means it promotes social justice. This form of organization क्या promote करती है, ये social justice को, social utility को, ठीक है, because its main motive is what? Its main motive is for mutual help, ठीक है, म्यूचुअल हेल्प के लिए तो ज्वाइन होते हैं ना सारे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ज्वाइन होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई ये कहीं ना कहीं प्रमोट करती है सोशल यूटिलिटी को। अगेन जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है, सो सम डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लें अब, ठीक है। सो डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड कैपिटल। अब यहाँ पे बच्चे जो मेंबर्स आते हैं कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल भी इन्वेस्ट करना है, राइट, सिर्फ क्या होता है कि अगर तुम्हारा कॉमन इंटरेस्ट है तो आ जाओ भाई ज्वाइन कर लो, कोई कंपल्शन नहीं है ना कि तुम्हें कुछ कैपिटल भी लगानी है। इन दैट केस क्या होता है, हमारी कहीं ना कहीं कैपिटल की शॉर्टेज होगी, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वन मैन बोर्ड होता है, कहीं ना कहीं पीपल डिस्करेज होते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ज्यादा लगाऊंगी तभी मुझे वन मैन वन वोट मिलना है, वन वोटिंग राइट मिलना है, कम लगाऊंगी तभी वन वोटिंग राइट, तो हर कोई चाहेगा कि कम ही लगाते हैं ना फिर, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होती है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, देखो सारे काम मेंबर्स ही कर रहे हैं, मेंबर्स ही परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेंबर्स कैसे हैं, इनएक्सपीरियंस, उनको कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना, कोई यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल पर्सन तो है नहीं, एक्सपर्ट्स को तो हायर करा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, इनएफिशिएंट होती है, वो सारा काम अच्छे से नहीं हो पाता। अगर वही प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स पर्सन कर रहे होते तो काम में और एफिशिएंसी आती, ठीक है, एफिशिएंट बनता काम, है ना। देन आफ्टरवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। अब मेंबर्स क्या है बच्चे, देखो हर मेंबर कोई अलग अलग कास्ट का है, कोई अलग रिलीजन का है, ठीक है, उनके थॉट्स अलग है, उनके व्यूज अलग है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस वेरी हाई। देन आफ्टरवर्ड्स एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी मैंने बताया था स्टेट पैट्रोनेज में कि भाई गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, अब वो तुम्हें कुछ दे रही है तो तुमसे कुछ लेगी भी तो सही, राइट, ठीक है, वही बात है, एक हाथ दे एक हाथ ले, ओके। अब गवर्नमेंट ने तुम्हें दे दिया, कंसेशन वगैरह प्रोवाइड कर रही है, तो वो तुम्हारे पे पूरा कंट्रोल करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है तो उतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती, तुम उतने और अच्छे से काम, तुम्हारे ऊपर कोई सर पे चढ़ा बैठा रहेगा तो क्या तुम हम अच्छे से कर पाओगे, नहीं ना। वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज देयर, ओके।
So these are some demerits of cooperative organization. That's it for today. Thanks for watching. Bye bye.